नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज का जो हमारा चैप्टर है वो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है हमारा वो है कंटेम्पररी साउथ एशिया, ठीक है। तो कंटेम्पररी साउथ एशिया जो आपका है वो पूरा का पूरा चैप्टर जो बेस्ड है वो साउथ एशिया पर बेस्ड है, ठीक है। इस चैप्टर को इस लिहाज से भी मतलब आपके सिलेबस में जोड़ा गया कि जो साउथ एशिया है वो अपने कंटेम्पररी समय में यानी कि 1945 के बाद जो है पूरे दुनिया के नज़रों में आया, ठीक है। क्योंकि 1945 के बाद तो आप सभी को पता है कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और उस कोल्ड वॉर में दो देश काफ़ी बड़े स्तर पर दिख रहे थे पूरी दुनिया में, एक था आपका सोवियत संघ और एक था आपका अमेरिका, ठीक है। लेकिन 1945 के बाद साउथ एशिया में कुछ घटनाएं घटी, इन देशों में कुछ दिक्कतें आई, कॉन्फ्लिक्ट आया, संघर्ष हुए। उन सभी संघर्षों को हमें इस चैप्टर के थ्रू जानना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये साउथ एशिया है क्या। तो व्हाट इज साउथ एशिया हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। देखिए साउथ एशिया, जब आप साउथ एशिया की बात करते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले समझना चाहिए मैप के जरिए। तो ये आपका साउथ एशिया का मैप है, ठीक है, जिसके अंदर चाइना काउंट नहीं होता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें कि चाइना जो आपका है वो साउथ एशिया में काउंट नहीं होता है। इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें है आपका इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान और इधर एक देश है मालदीव और इधर है आपका एक श्रीलंका। इस चैप्टर में जहां पर भी साउथ एशिया शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा उसका संदर्भ केवल इन 7 देशों से होगा। कितने देशों से होगा? 7 देशों से। हालांकि बाद के कुछ समय बाद में क्या हुआ, अफगानिस्तान को भी साउथ एशिया का पार्ट जोड़ा गया था, ठीक है। लेकिन हमें इस चैप्टर में जो जानना है उस साउथ एशिया में केवल 7 देशों के बारे में जानना है। ये 7 देश आपको मैप में दिख रहे होंगे जिन पे रेड लाइन है, ठीक है। इन 7 देशों के बारे में जो यहाँ की दिक्कतें हैं हमें वो जानना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ की कंट्री समझ लेते हैं। तो इनकी जो कंट्री है वही है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये टोटल कितने हो गए? 7 देश हो गए, ठीक है। तो साउथ एशिया में कितने देश? 7 देश। यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन देखें तो देखिए आप, ज्योग्राफिकल कंडीशन का मतलब होता है ये आपका जब साउथ एशिया आप देखते हैं तो ये वाला जो आप क्षेत्र देखते हैं, ठीक है। आपको एक अच्छी बात बता दूं मैं आज कि जब भी आप किसी मैप को देखें, जब भी मान लीजिए कि आप मान लीजिए यूं खड़े हैं और आपके सामने एक मैप आ जाए तो हमेशा जो आपके सामने मैप होगा उसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है आपका नॉर्थ, जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो होता है आपका साउथ, जो ये वाला हिस्सा होता है आपके राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड इसको हम बोलते हैं ईस्ट, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको हम बोलते हैं वेस्ट, ठीक है। तो जब भी आप मैप यूज करते हैं, मैप के बारे में देखते हैं तो उसमें दिशा के बारे में क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं कि किस दिशा में कौन सा देश है। तो जब भी आप मैप के सामने खड़े हो तो ठीक आपके सामने जो अपर वाला हिस्सा होता है ना आपका, ये वाला हिस्सा, उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हिस्सा। ये आपका होता है साउदर्न, ये आपका होता है ईस्टर्न और ये होता है आपका वेस्टर्न, ठीक है। अब हमें जानना है साउथ अफ्रीका की साउथ एशिया की ज्योग्राफिकल कंडीशन। तो देखिए जो साउथ एशिया है आपका, अगर उसका आप नॉर्दर्न हिस्सा देखते हैं ना तो इस नॉर्दर्न हिस्से में आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है? यहाँ पर आपको दिखाई देता है हिमालयास, ठीक है। तो साउथ एशिया में सबसे मेन जो है नॉर्दर्न हिस्सा है वहाँ पर हिमालय समझ आता है। जो आपका साउदर्न इलाका है यहाँ पर आपको समझ आता है इंडियन ओशन, है ना। साउदर्न हिस्से में क्या आता है आपका? इंडियन ओशन आता है। जो आपका ईस्टर्न हिस्सा है यहाँ पर क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और जो आपका वेस्टर्न हिस्सा है वहां पर पड़ता है आपका अरब सागर। तो ये है आपकी एक तरीके से ज्योग्राफिकल कंडीशन किसकी? साउथ एशिया की। अगर हम यहाँ की डाइवर्सिटी की बात करें, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। तो ये जो देश मतलब जो 7 देश है यहाँ पर बहुत ही विविध टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो पाकिस्तान आप देश देखते हैं वो एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र कह सकते हो आप, फिर मुस्लिम बहुल देश है। आपका जो भारत है वहाँ पर हिंदू सबसे ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, ठीक है। जो आपका बांग्लादेश देखते हैं वहाँ पर मुस्लिम बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वहाँ की संस्कृति बंगाली है, यानी कि वो बंगाली मुस्लिम है एक तरीके से आप कह सकते हैं, मतलब बंगाली संस्कृति के, ठीक है। नेपाल में हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। भूटान एक बुद्धिस्ट कंट्री है। श्रीलंका भी आपका एक बुद्धिस्ट कंट्री है। जो आप मालदीव देखते हैं वो एक मुस्लिम कंट्री है। तो आपने देखा ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स एक तरीके से क्या है आपका रीजन पड़ता है साउथ एशिया, काफ़ी कल्चरल सोशली डाइवर्स कंट्री है। कौन सी वाली? साउथ एशिया की।
ठीक है। इसी बीच में क्या है कि अगर हम यहाँ के देशों के पॉलिटिकल सिस्टम को देखें, पॉलिटिकल सिस्टम मतलब यहाँ पर किस हिसाब से देशों को चलाया जाता है, तो इसमें जब आप नाम सुनते हैं, एक नाम आता है आपका इंडिया, क्या आता है, एक आता है इंडिया और एक आता है श्रीलंका। ये जो दो देश हैं इनमें स्टार्टिंग से ही क्या रहा है, एक स्टेबल क्या रही है, डेमोक्रेसी रही है, स्टेबल, ठीक है, मतलब स्थायी कह सकते हैं आप एक तरीके से, जो जल्दी हटते नहीं है। हालांकि अभी कुछ टाइम पहले श्रीलंका में कुछ दिक्कतें आई थी डेमोक्रेसी को लेकर के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वहाँ पर मिलिट्री का राज आ गया हो, वहाँ पर अभी भी किसका राज है, डेमोक्रेसी का ही राज है। लेकिन अगर आप देखते हैं पाकिस्तान को और बांग्लादेश को देखते हैं, तो ये देश ऐसे हैं जहां पर कभी कभी मिलिट्री का शासन चलता है और कभी कभी सिविलियन रूल भी चलता है। सिविलियन रूल मतलब आप डेमोक्रेसी कह सकते हैं, जनता द्वारा सरकार, ठीक है। वही आप अगर नेपाल और भूटान को देखते हैं, तो नेपाल और भूटान जो दो ऐसे देश हैं जहां पर क्या है, स्टार्टिंग में राजतंत्र था, हालांकि अभी के टाइम पे नेपाल में लोकतंत्र है, भूटान में अभी भी राजतंत्र है लेकिन संवैधानिक राजतंत्र है आपका, ठीक है। तो ये यहाँ का कुछ पॉलिटिकल सिस्टम है। अब इन देशों की मतलब डाइवर्सिटी जान ली आपने, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, ज्योग्राफिकल होगी, ठीक है। इन देशों में क्या है, जब नॉर्मल सी बात है ये कि जब ये देश अगल बगल के देश हैं तो यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे और कुछ यूनिटी भी होगी, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान जो है साउथ एशिया के काफ़ी इंपॉर्टेंट देश पड़ जाते हैं, ठीक है। भारत तो सबसे ज़्यादा आज के समय में, भारत जो है पूरे विश्व में मतलब एक तरीके से अपना परचम लहरा रहा है। और इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट आप सुनते ही होंगे, तो लेकिन इंडिया पाकिस्तान में केवल कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ यूनिटी भी होती है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच आप देखने को मिलता होगा, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच व्यापार भी होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ यूनिटी भी है एक तरीके से इन देशों में, ठीक है। ऐसे ही नेपाल के साथ है, ऐसे ही भूटान के साथ, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, इन सभी देशों के साथ कुछ बातों पर क्या है, संघर्ष है और कुछ बातों पर शांति है, ठीक है। इस पूरे ही चैप्टर में हमारी जो बातचीत चलेगी या फिर जो भी विषय रहेगा इन्हीं देशों पर केंद्रित रहेगा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पाकिस्तान के बारे में। देखिए, जो पाकिस्तान आप देश देखते हैं, ये जो पाकिस्तान देश है, यहाँ पर क्या हुआ, जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान कब बना भाई, तो पाकिस्तान आपका बना था 1947 के बाद बना था, कि पाकिस्तान और इंडिया जो थे दोनों पहले एक ही देश थे, लेकिन 47 के बाद देश क्या होता है, देश का बंटवारा होता है और साथ में आज़ाद भी होते हैं। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बनता है, ठीक है, और इंडिया नाम का एक अलग देश बनता है। अब जब ये पाकिस्तान देश बना तो यहाँ पर क्या हुआ, शुरू में क्या हुआ कि कुछ डेमोक्रेटिक सरकारें आई, फिर कुछ मिलिट्री की सरकारें आई, और यहाँ पर ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो डेमोक्रेसी है वो स्टेबल नहीं रह पाती है, मतलब कुछ टाइम तक रहती है, फिर वहाँ पर मिलिट्री का शासन आ जाता है। हालांकि कुछ समय बाद, मतलब अभी के टाइम पर देखा जाए तो यहाँ पर डेमोक्रेसी ही है, लेकिन फिर भी हमें ये जानना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, मतलब डेमोक्रेसी आती है फिर मिलिट्री आती है, तो इसके कारण अपने अपने हैं। देखिए, सबसे पहला जो कारण है कि यहाँ की जो मिलिट्री है और जो क्लर्जी लोग हैं, एक तरीके से अभिजात वर्ग कह लीजिए, फिर पावरफुल लोग कह लीजिए, ये लोग भी नहीं चाहते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार हो, ये चाहते हैं कि सारी की सारी जो पावर हो वो हमारे पास हो। और ये एक रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो लंबे टाइम तक नहीं चल पाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी साउथ एशिया के इतने सारे देश हैं, उन सभी देशों में क्या है, डेमोक्रेसी है, तो वहाँ के देशों को, पाकिस्तान के देशों को देख करके लगता है कि वहाँ से वो लोग सीख लेते हैं कि हमारे यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो पाकिस्तान आप देश देखते हैं अभी के टाइम पर, वहाँ पर डेमोक्रेसी है और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं, इसीलिए वहाँ से डेमोक्रेसी को हटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के ना रहने का एक और रीज़न ये है कि जो कुछ वेस्टर्न कंट्री होती है ना, वेस्टर्न कंट्री में यूएस आता है एक तरीके से, यूएस जो है ऑल्सो सपोर्ट करता है किसको, मिलिट्री रूल को, मतलब वो भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में क्या हो, डेमोक्रेटिक सरकार हो, ठीक है। वो चाहता है कि यहाँ पर मिलिट्री का ही रूल हो। इसका रीज़न क्या है, अपना रीज़न है, वो नहीं चाहते कि आतंकवाद एक तरीके से बड़े रूप में आए, क्योंकि आतंकवाद को रोकने का तरीका एक ही है कि आपके यहाँ पर मिलिट्री जो हो खूब पावर में हो, ठीक है। तो एक मिलिट्री भी रीज़न है, वेस्टर्न कंट्री भी रीज़न है जिसकी वजह से साउथ एशिया के पाकिस्तान देश में क्या नहीं आ पाता है, जो डेमोक्रेसी है वो नहीं आ पाती है, आती है कुछ टाइम बाद हटा दिया जाता है। इसके अलावा जो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, जो यहाँ के लोग हैं आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं और अपने वो देश से डेमोक्रेसी को नहीं जाने देते। फिलहाल थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलेंगे ताकि आपको चीज़ें ऐसे समझ आए कि पाकिस्तान में कब डेमोक्रेसी रही और कब एक तरीके से वहाँ पर मिलिट्री शासन आया। सबसे पहले हम आएंगे जनरल अयूब खान पे। जनरल अयूब खान जो हैं वो स्टार्टिंग वाले में ही थे, सबसे जो
स्टार्टिंग वाला पीरियड था 1958 से 1969 का जो पीरियड था, इस टाइम पाकिस्तान में मिलिट्री शासन हुआ करता था और ये पहले पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर थे। ठीक है, अब ये जो थे जनरल अयूब खान, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भी डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं आई। इसके बाद यहाँ पर आए जनरल कौन, जनरल याहिया खान, इनका भी मिलिट्री शासन ही रहा, मतलब इस मिलिट्री के बाद अगला भी मिलिट्री शासन आया और इन्होंने चलाया 1969 से लेकर के 71 तक का समय। 1969 और 71 तक के बीच में क्या हुआ, याहिया खान के ही कार्यकाल में क्या हुआ था, पाकिस्तान को एक दिक्कत झेलनी पड़ी थी। पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, यानी कि इंडिया का जब बंटवारा हुआ था, तो दो अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान बना था। एक बना था आपका ईस्टर्न पाकिस्तान और एक बना था आपका वेस्टर्न पाकिस्तान। ठीक है, जो वेस्टर्न पाकिस्तान है वो आज का आधुनिक पाकिस्तान है और जो ईस्टर्न पाकिस्तान है वो बांग्लादेश है। ठीक है, तो उसी ही जब याहिया खान मिलिट्री रूल चला रहे थे तो उसी समय पाकिस्तान का जो दो टुकड़े हुआ करते थे वो एक बचा, इनके ही कार्यकाल में बांग्लादेश क्राइसिस आया था। ठीक है, तो सबसे पहले मिलिट्री रूल इनका आया था, फिर इनका आया, उसके बाद यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सरकार आई जिनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो और ये बनते हैं पाकिस्तान के पहले एक तरीके से समझ लीजिए पीएम बनते हैं। ठीक है, कौन, जुल्फिकार अली भुट्टो, और पहली डेमोक्रेटिक की तरीके से सरकार है 1971 से 77 तक, कम से कम 6 सालों का कार्यकाल इनका चलता है। ठीक है, तो पहली डेमोक्रेटिक सरकार जो पाकिस्तान में आई थी वो कौन सी आई थी, जुल्फिकार अली भुट्टो की। लेकिन ये सरकार भी लंबे समय तक नहीं चल पाई। जुल्फिकार अली भुट्टो की जो सरकार थी उसको जनरल जियाउल हक ने हटा दिया और वो हटाया 1977 के समय में। 77 से 88 तक का समय इन्होंने एक तरीके से संभाला, 11 वर्षों का समय। ठीक है, और वापस से एक टाइम आ गया यहाँ पर कौन सा वाला, मिलिट्री रूल वाला। इस मिलिट्री रूल को खत्म किया बेनज़ीर भुट्टो ने, इन्हीं के रिलेशन से हैं ये बेनज़ीर भुट्टो, और बेनज़ीर भुट्टो की सरकार चलती है डेमोक्रेटिक तरीके से। बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, नाम से मतलब ऐसा लगता है कि मेल हैं बट ये नहीं है, ऐसा फीमेल है, तो फीमेल प्राइम मिनिस्टर एक तरीके से बेनज़ीर भुट्टो। ठीक है, इसके बाद एक और सरकार आती है, वो भी हमारी डेमोक्रेटिक सरकार आती है। उसके बाद एक और बनती है जो बेनज़ीर भुट्टो से ही दोबारा इन्हीं की सरकार बनेगी, बेनज़ीर भुट्टो की, और फिर नवाज शरीफ आते हैं। इसके बाद क्या होता है ना कि यही दो पार्टियां, इनकी जो दो पार्टियां हैं ना, यही पार्टियां चलती रहती हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक में। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ होते हैं वो सीधा पहुंच जाते हैं एक दिन नवाज शरीफ के घर और सीधा उनकी सरकार को हटा देते हैं। तो यहाँ पर जो आखिरी डेमोक्रेटिक सरकार रही थी पाकिस्तान में वो थी नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ की सरकार को हटाया जनरल परवेज मुशर्रफ ने। बाद में क्या हुआ, इन्होंने कुछ टाइम तक तो मिलिट्री शासन चलाया जनरल परवेज मुशर्रफ ने, लेकिन बाद में क्या हुआ, इन्होंने मतलब कुछ ही टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बाद के टाइम में जो इनका आखिरी टाइम था उस टाइम इन्होंने अपनी सरकार को एक तरीके से मिलिट्री रूल को एक तरीके से वो करने के लिए, वैध दिखाने के लिए क्या कहते हैं उसको, चुनाव कराए और जनता की नज़रों में एक निर्वाचित सरकार की भूमिका बना ली। ठीक है, लेकिन फिर भी इनको भी हटा दिया जाता है और बाद में फिर से एक तरीके से डेमोक्रेसी आती है और 2008 के बाद से लेकर के अब तक वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सरकार है। ठीक है, फिलहाल में पाकिस्तान में क्या है, शहबाज शरीफ की सरकार है। शहबाज शरीफ कौन है, नवाज शरीफ के भाई। ठीक है, और जो आप एक का नाम सुन रहे हैं यहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है, इन्हीं के रिलेशन से एक और आते हैं बिलावल भुट्टो। ठीक है, क्या नाम है, बिलावल भुट्टो। ये भी काफ़ी बढ़िया हैं राजनीति में, पाकिस्तान की राजनीति में। ठीक है, तो ये भी सरकार में ही है, इनकी और शहबाज शरीफ की मिलीजुली सरकार चल रही है पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये था आपका कुछ मिलिट्री रूल कहाँ का, मिलिट्री और डेमोक्रेटिक रूल कहाँ का, पाकिस्तान का। जहाँ पर हमने क्या देखा कि स्टार्टिंग में कुछ समय मिलिट्री रूल रहा, फिर वहाँ पर डेमोक्रेसी आई, लेकिन फिर उसको हटा दिया मिलिट्री ने, फिर कुछ समय लंबे टाइम तक यहाँ पर डेमोक्रेसी रही, लेकिन लास्ट में जनरल परवेज मुशर्रफ, ये भी मिलिट्री रूल के ही साथ थे, ये आते हैं। ये जनरल जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये सभी में, ये जनरल कौन है, ये जो है आर्मी के चीफ हैं। ठीक है, ये आर्मी चीफ है, इनके पास सेना का एकदम पूरा पावर रहती है और इसी वजह से तो ये लोग सरकार हटा देते थे। जैसे कि मैंने आपको नवाज शरीफ के बारे में बताया, नवाज शरीफ की जो आखिरी जो सरकार थी यहाँ पर, इनके सीधा घर पे टैंक वैंक लेके पहुँच जाते हैं, आप ये समझिए। तो जनरल परवेज मुशर्रफ यहाँ पर टैंक वैंक लेके पहुँच जाते हैं, इनको हटा देते हैं। और खैर नवाज शरीफ के ही भाई अभी शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। शहबाज शरीफ से पहले इमरान खान प्रधानमंत्री थे और इमरान खान वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया था 1992 में। ओके, चलिए
तो ये था आपका पाकिस्तान का मिलिट्री और डेमोक्रेटिक रूल। ठीक है, चलिए अगली चीजों पर चलते हैं। खैर इससे एक क्वेश्चन आपका आएगा, ध्यान रखिएगा, उसमें क्वेश्चन यही पूछेगा कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है वो स्टेबल क्यों नहीं रह पाती है। तो इसका रीजन आप लिखेंगे, एक तो आप मिलिट्री को बताएंगे रीजन, एक क्लर्जी को बताएंगे और एक लैंड ओनर्स, ये भी माफिया जो हैं ये भी नहीं चाहते वहां पर डेमोक्रेसी है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ की जो जनता है, जनता स्टार्टिंग में उतनी ज़्यादा जागरूक नहीं थी अपनी डेमोक्रेसी को लेकर के कि हमारे देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इसलिए भी वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, और लास्ट में आप एक और पॉइंट बता सकते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्री होती है या फिर जो यूएस है वो भी क्या करता है, मिलिट्री को सपोर्ट करता है, और इन्हीं कारणों की वजह से क्या होता है कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम अपना ध्यान लेकर आएंगे बांग्लादेश पर। ठीक है, बांग्लादेश की एक बढ़िया सी कहानी पहले तैयार करते हैं कि आखिर ये बांग्लादेश आया कैसे। देखिए, जब इंडिया का बंटवारा होता है 1947 में, ठीक है, इंडिया का जब बंटवारा हुआ तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ये बहुत बड़ा हिस्सा था जो आज़ाद हुआ है। ठीक है, और इस पूरे हिस्से को ही क्या बोलते थे उस टाइम, इंडिया बोलते थे, इस पूरे हिस्से को। ओके, 1947 में जब भारत आपका आज़ाद हुआ तो इसी के साथ में क्या हुआ, एक मांग और आई कि हमारे पास क्या है कि ये जो क्षेत्र है इसी में से हमें एक देश चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होगा। ठीक है, और ये मुस्लिम लीग ने डिमांड करी, और उस टाइम जो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने क्या बोला, वायसराय थे भारत के, बोला कि ठीक है हम इस पर अलाउ करते हैं आपको। और उसी टाइम बंटवारा होता है आपका पाकिस्तान का, और उस टाइम दो, इस वाले हिस्से में क्या थे, दो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, एक ये वाला हिस्सा, ठीक है, और एक ये वाला हिस्सा। ठीक है, और इन दोनों को ही नाम दिया पाकिस्तान का। तो ये पड़ता था आपके ईस्ट में, इसलिए इसको ईस्टर्न पाकिस्तान कहा गया, और इसको बोला गया वेस्टर्न पाकिस्तान, और बीच में रह गया आपका इंडिया। ठीक है, ये ईस्टर्न पाकिस्तान और जो वेस्टर्न पाकिस्तान है 1971 तक थे, उसके बाद ये हट गए। अब ये हटे कैसे, मैं आपको ये बताता हूँ। 1971 में क्या होता है 1971 में क्या होता है, 1971 से ठीक पहले देखिए, जो आपका वेस्टर्न पाकिस्तान है ना वो एक उर्दू कल्चर वाला देश है। ठीक है, उर्दू, और जो आपका ईस्टर्न पाकिस्तान है वहाँ पर बंगाली बोलते हैं। तो ये दोनों देश है ना, इनका जो कल्चर था वो काफ़ी ज़्यादा अलग था। ठीक है, अब इसको लेकर के दिक्कत ये थी कि जो वेस्टर्न पाकिस्तान था ये चाहता था कि यहाँ की जनता भी क्या बोले, उर्दू ही बोले। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये भले ही पाकिस्तान है और ये भी पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ के लोगों को ना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था। रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ को भी कहाँ से रूल किया जा रहा था, इस वेस्टर्न पाकिस्तान से रूल किया जा रहा था। ठीक है, और इसी को लेकर के इन देशों में दिक्कत मतलब उत्पन्न होती है। और इस देश में मतलब जो आपका ईस्टर्न पाकिस्तान है, यहाँ पर एक नेता आते हैं जिनका नाम है शेख मुजीब। ठीक है, शेख मुजीब आते हैं और बहुत बड़ा आंदोलन होता है यहाँ पर ईस्टर्न पाकिस्तान में कि भाई हमारे यहाँ पर भी इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, और हमारी अपनी जो कल्चर है हम उसको अपनाएंगे। तो फिर इस बात पर बात बनती कि ठीक है हम इलेक्शन कराएंगे। और यहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं तो कुछ 300 सीटें होती हैं दोनों मिला करके। ठीक है, और ज़्यादा सीटें होती हैं ईस्टर्न पाकिस्तान में। ईस्टर्न पाकिस्तान में कम से कम 160 के आसपास सीटें होती हैं, और वेस्टर्न पाकिस्तान में 140 के आसपास, और यहाँ पर समझ लीजिए कि 300 टोटल सीटें हैं। और मेजॉरिटी का आंकड़ा क्या होगा आपका 151, यानी कि 151 अगर आपके पास सीटें आती हैं तो आप सरकार बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब इलेक्शन होते हैं तो होता क्या है कि जो शेख मुजीब होते हैं ना वो यहाँ की सभी सीटें जीत जाते हैं। शेख मुजीब की पार्टी का नाम होता है अवामी लीग, जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान में बहुत ही बढ़िया तरीके से जीत जाती है क्योंकि सभी लोगों का इनको समर्थन प्राप्त था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 160 सीटें, यह है 160 से ज़्यादा सीटें समझिए शेख मुजीब जीत गए। तो यहाँ पर अब पाकिस्तान में यानी कि इन दोनों जगहों पर किसकी सरकार चलेगी, शेख मुजीब की चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ की जो सरकार होती है वो क्या करती है, शेख मुजीब को गिरफ्तार करके अपने पास ले आती है। अब जब ये दिक्कत आती है तो यहाँ के लोग जो हैं आंदोलन पे आ जाते हैं। इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर जब पाकिस्तान के जो जनरल होते हैं वो यहाँ पर मिलिट्री भेजते हैं और खूब मारते हैं। एक तरीके से लोगों को मारने का मतलब है खूब कत्ल करने लगे का मतलब, और गलत गलत व्यवहार करना लोगों के साथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा कत्लेआम मचाया गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या होता है कि जो यहाँ के लोग थे वो इंडिया की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं, और 80 लाख के आसपास लोग जो हैं वो इंडिया में चले आते हैं। इस समय भारत में सरकार होती है इंदिरा गांधी की, और इंदिरा गांधी क्या करती हैं, बोलती हैं कि ठीक है हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। और इसी बीच में इंडिया और पाकिस्तान की हो जाती है वॉर।
ठीक है, और इस पाकिस्तान में इंडिया जीत जाता है, ठीक है। और इंडिया के जीतने के साथ ही जो हमारे यहाँ पर आर्मी चीफ यहाँ पर लड़ रहे होते हैं वो इंदिरा गांधी को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं मुबारक हो, बांग्लादेश पैदा हुआ, यानी कि यहाँ पर ये जो देश है वो आज़ाद हो गया। और ये जो दो पहले पाकिस्तान थे, ये वेस्टर्न पाकिस्तान अब क्या बच गया, केवल और केवल पाकिस्तान, और ये बन गया आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश आज़ाद हो चुका है, एक नया देश बन चुका है। लेकिन यहाँ पर दिक्कतें सॉल्व नहीं होती हैं। दिक्कतें सॉल्व क्यों नहीं होती हैं? दिक्कतें सॉल्व इसलिए नहीं होती हैं कि जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में, तो शेख मुजीब जो थे इन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष देश की स्थापना करी, संविधान वगैरह बनाया और ठीक तरीके से देश को चलाया, ठीक है। लेकिन ये जो दिक्कत है, इससे हुआ क्या कि 1971 में तो उन्होंने एक लोकतांत्रिक सरकार को समर्थन दिया 1971 में, और एक धर्मनिरपेक्ष देश बुलाया, सेकुलर, सोशलिस्ट, ये सभी अपने देश में चीज़ें लागू करी। लेकिन 1971 से लेकर के 1975 तक का जो समय था ना, वो बढ़िया तरीके से चलाया। 1975 के बाद क्या हुआ कि शेख मुजीब ने संविधान में एक संशोधन किया। संशोधन बहुत खराब कर दिया। संशोधन ये कर दिया कि इस देश में, यानी कि बांग्लादेश वाला जो देश है, इस देश में केवल एक ही पार्टी इलेक्शन करे, मतलब लड़ सकती है, और उसका नाम होगा अवामी लीग, और सभी ऑपोजिशंस की पार्टियों को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बैन कर दिया, ठीक है। अब ये तो साफ साफ तानाशाही थी कि जिस बांग्लादेश को जिस नेता ने आज़ाद कराया, वो नेता तो खुद तानाशाह बन गया। हमने तो तानाशाही से ही मतलब लड़ाई लड़ी थी, और आज हमें खुद एक तानाशाही देखनी पड़ती है। अब यहीं से दिक्कतें हो जाती हैं स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिक्कतें स्टार्ट हुई तो क्या हुआ कि जो उस टाइम कौन थे, जो जनरल थे बांग्लादेश के आर्मी के, वो सीधा पहुँच जाते हैं इनके घर, किसके, शेख मुजीब के घर, कि भाई आप अपना इस्तीफ़ा लिखो, ठीक है, और इस्तीफे में लिखो और यहाँ से आप चुपचाप चले जाओ, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो ये किया है वो बहुत ज़्यादा गलत है। शेख मुजीब मना कर देते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि उसी दिन जो जनरल वहाँ पर गए हैं, वो क्या करते हैं उस घर में जो थे, यानी कि शेख मुजीब के साथ जो वहाँ पर था, मतलब उनके रसोइया, उनके यहाँ के नौकर, उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे, सबको मार दिया जाता है एक तरीके से, ठीक है। ये घटना घटी 1975 के टाइम पे, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पर फिर से पहली बार ऐसा हुआ कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी खतरे में आ गई, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री शासन आ गया। स्टार्टिंग में तो डेमोक्रेसी चली 71 से 75 तक में, लेकिन 75 के बाद स्थितियाँ खराब हुई। जो कि स्थिति किसने खराब की, शेख मुजीब ने ही खराब करी, ठीक है। अपनी ही पार्टी को केवल अलाउ किया कि हमारी पार्टी ही केवल चुनाव लड़ेगी और केवल हम ही देश चलाएंगे। जनरल पहुंचते हैं वहाँ पे और जनरल उनको सबको मार देते हैं, ठीक है। उन्हीं में से उनकी बेटी, 2 बेटियाँ उस टाइम वहाँ पर नहीं होती है, वो बच जाती हैं, और वो उस टाइम लंदन में रहती हैं, इंग्लैंड में, ठीक है। उन्हीं में से एक बेटी जिसका नाम है शेख हसीना, वो शेख मुजीब की ही बेटी है, शेख मुजीबुर रहमान उनका पूरा नाम है, उन्हीं की बेटी है। बाद में कुछ समय बाद आती हैं और बहुत लंबे समय तक वो भी प्रधानमंत्री बनी रहती हैं बांग्लादेश की। कुछ समय बाद आती हैं, बहुत समय बाद, ये लेटेस्ट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। और अभी आपको पता ही है कि बांग्लादेश में फिर से एक घटना घटी और शेख हसीना को बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा, तो वो स्थितियाँ फिर से बन सकती थी, ठीक है। तो ऐसा चलता रहता है बांग्लादेश में भी। खैर, आप जानते हैं कि जो बांग्लादेश में है, जो डेमोक्रेसी और मिलिट्री रूल कब कब चला, तो सबसे पहले जो शेख मुजीब थे, इन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार को चलाया। कब से कब तक, 1971 से लेकर के 75 तक, ठीक है। और ये फाउंडर ऑफ बांग्लादेश भी कहे जाते हैं, और असैसिनेटेड इन 1975, ठीक है। और ये असैसिनेटेड किसके द्वारा कहलाए जाते हैं, जो मिलिट्री के जो जनरल होते हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब डेमोक्रेटिक सरकार यहाँ पर खत्म हो गई, 75 में उनकी हत्या हो जाती है, तो कुछ समय के लिए वहाँ पर मिलिट्री रूल आ जाता है 1975 के बाद, क्योंकि अब कोई है नहीं, तो फिर वहाँ पर मिलिट्री रूल आ जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है 75 के बाद, 75 से 2 साल के लिए फिर से यहाँ पर एक तरीके से एक इंटरिम प्रेसिडेंट को बनाया जाता है, और ये भी मिलिट्री इन्फ्लुएंस के जरिए बनाया जाता है, मतलब मिलिट्री के अंदर में ही बनाया जाता है, तो देश को चलाने के लिए, जब तक अभी हमारे पास कोई एक चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती है, ठीक है। तो 75 के बाद अभी भी यहाँ पर क्या है, मिलिट्री रूल ही था। उसके बाद 77 से लेकर के जो 81 का समय है एक तरीके से, इस टाइम क्या होता है, जनरल जियाउर रहमान आ जाते हैं, जो कि मिलिट्री रूल को ही लेकर के आते हैं। मतलब शेख मुजीब के बाद अब एक असली सरकार आ गई, एक तरीके से सरकार नहीं कहेंगे हम इसको भी मिलिट्री रूल ही कहेंगे। और यहाँ पर जनरल जियाउर रहमान आ गए, मिलिट्री के थे ये जनरल, और इन्होंने देश की सत्ता को अपने हाथ में रख लिया। इसके बाद क्या होता है,
जो मिलिट्री रूल है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी डेमोक्रेटिक सरकार आई जो कि 1 साल तक चलती है, ठीक है, और ये भी हटा दी जाती है किसके द्वारा, इस टाइम जो जनरल होते हैं जनरल HM इरशाद, ठीक है, इस बात का नाम याद रखना आप, HM इरशाद द्वारा यहाँ पर क्या हुआ, जो मिलिट्री रूल था उसके बाद डेमोक्रेसी आई और इसको भी हटा दिया गया। जो HM इरशाद होते हैं, हुसैन मोहम्मद इरशाद, ये भी मिलिट्री रूल ही चलाएंगे और इन्होंने भी कुछ 8 सालों तक एक तरीके से शासन किया। बाद में क्या होता है, इनके शासन के दौरान ही अब यहाँ की जो जनता है वो उस पर आ जाती है, कहते उसको आंदोलन पर आ जाती है और बाद में इनको एक तरीके से रिजाइन देना पड़ जाता है, ठीक है। तो बाद में रिजाइन ड्यू टू प्रोटेस्ट, बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर बांग्लादेश में क्या होता है, आंदोलन होता है कि बहुत गलत हो रहा है हमारे देश के साथ, डेमोक्रेसी एक तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आते हैं शहाबुद्दीन अहमद जो कि एक डेमोक्रेटिक वे में आते हैं, मतलब इंटरिम गवर्नमेंट फिर से यहाँ पर आई है, कोई चुनी हुई सरकार अभी तक नहीं है, मतलब 1975 के बाद 1991 तक यहाँ पर कोई चुनी हुई सरकार नहीं, जो भी आई है यहाँ पर एक तरीके से या तो मिलिट्री बैक्ड आई है और या तो इंटरिम गवर्नमेंट आई है। लेकिन 1991 के बाद क्या होती है, स्थितियां सुधरती हैं और वहां पर पहली बार चुनाव होते हैं और एक तरीके से बांग्लादेश में डेमोक्रेसी फिर से आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर शेख मुजीब जो थे, शेख मुजीब के बाद जियाउर रहमान आते हैं और जियाउर रहमान के बाद HM इरशाद आते हैं, ठीक है। तो आपको यही 3 नाम याद रखने हैं बांग्लादेश की डेमोक्रेटिक सरकार में, ठीक है। सबसे पहले शेख मुजीब के बाद जियाउर रहमान, ठीक है, और फिर एक नाम लिखना है आपको HM इरशाद, ठीक है। कुछ समय तक ये लोग रहते हैं, बाद में 1991 के बाद जो आपका बांग्लादेश है यहाँ पर बहुत ही बड़े रूप में प्रोटेस्ट होता है और वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक सरकार है वापस आ जाती है। तो ये था आपका बांग्लादेश की कहानी, ठीक है। चलिए अब जो आपका है वो है ट्रांजिशन फ्रॉम दी मोनार्की टू डेमोक्रेसी इन नेपाल। देखिए जो नेपाल आपका है वो एक हिंदू किंगडम है, ठीक है, यानी कि एक हिंदू राज्य है और यहाँ पर शुरू से ही क्या था, एक राजतंत्र था, यानी कि राजा का शासन था, बहुत लंबे समय तक राजा ही शासन करते थे, ठीक है, मतलब बहुत पहले से चलता आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ की भी जनता जो थी वो चाहती थी कि यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसी है, लेकिन जनता से ठीक पहले एक ग्रुप था जिसको बोलते हैं माओइस्ट कहते हैं, एक तरीके से माओइस्ट कह लीजिए या फिर माओवाद कह लीजिए या फिर माओवादी कह लीजिए, ठीक है। माओ की विचारधारा को मानने वाले माओइस्ट कहलाते हैं, फिर माओवादी कहलाते हैं, ठीक है। एक ये हो गए और प्लस में जो डेमोक्रेसी को चाहने वाले जो लोग थे वो हो गए। इन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, किसके खिलाफ, राजा के खिलाफ, ठीक है। स्टार्टिंग में जो प्रोटेस्ट था उसको राजा ने दबाने की कोशिश करी लेकिन वो फिर भी नहीं दब पाया, ठीक है। और धीरे धीरे करते करते नेपाल में भी क्या आ जाती है, डेमोक्रेसी आ जाती है, ठीक है। अब ये कैसे आती है वो जरा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो मतलब एक है किंग त्रिभुवन, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि इनका मोनार्की रूल था, 51 से 55 तक इन्होंने काफ़ी बढ़िया चलाया, ठीक है। ये भी किसी को हटा करके थे। उसके बाद आते हैं किंग महेंद्र जो कि मोनार्की से ही थे और 55 से 72 तक इन्होंने भी एक तरीके से चलाया और इनके ही कार्यकाल में एक तरीके से पंचायती सिस्टम को लाया गया था। पंचायती सिस्टम का मतलब यहाँ पर हल्की सी डेमोक्रेसी आई थी, ठीक है। और इन्होंने बस एक चीज गलत ये कर दी कि जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी थी ना एक तरीके से उसको अबॉलिश किया था। किसने, इन्होंने ही मतलब कहा था कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हमारे देश में नहीं होगी। तो खैर यहाँ पर डेमोक्रेसी तो आई ही नहीं है, तो मोनार्की, यहाँ पर भी मोनार्की। उसके बाद आते हैं किंग वीरेंद्र। किंग वीरेंद्र भी मोनार्की से थे और 72 से लेकर के 2001 तक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब नेपाल को रूल किया। इनके कार्यकाल में 1990 में बहुत बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी बात मान ली थी कि ठीक है भाई हम अपना जो डेमोक्रेसी है उसको लेकर के आएंगे, बट फिर भी यहाँ पर डेमोक्रेसी उतने अच्छे स्तर पर नहीं आती है। अब यहाँ पर एक चीज़ पढ़ेंगे हम, वो है आपका किंग वीरेंद्र के बाद आते हैं किंग दीपेंद्र। यहाँ पर देखिए किंग वीरेंद्र के बेटे हैं किंग दीपेंद्र। यहाँ पर देखिए जब 2001 में किंग वीरेंद्र जो हैं वो हट जाते हैं और ठीक यहाँ पर जून 2001 में जो इनके बेटे हैं कौन, किंग दीपेंद्र, ठीक है, वो मोनार्की रूल लाते हैं और ये केवल 3 दिन ही सरकार चलाते हैं या फिर देश को चलाते हैं। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, नेपाल के जो राजा थे किंग वीरेंद्र, इन्हीं के जो बेटे हैं किंग दीपेंद्र, इनकी शादी करानी थी, ठीक है। इनकी जो शादी करानी थी वो जो दीपेंद्र थे इनके बेटे, उनको वो महिला पसंद नहीं थी और ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि किंग दीपेंद्र अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं
और अपने बंदूक से, ये समझिए, अपनी पूरी फैमिली को मार देते हैं, यानी कि अपने पिता को, अपने छोटे भाई को, अपनी माता को, ठीक है। और इस तरीके से किंग वीरेंद्र तो खत्म हो गए, ठीक है। जब ये सबको मार देते हैं तो किंग दीपेंद्र जो हैं राजा बन गए, ठीक है। लेकिन जैसे ही उन सबको मारते हैं तो इनका मानसिक तो और ख़राब हो गया और इन्होंने उसी बंदूक से अपने आप को भी गोली मार ली और अनकॉन्शियस हो गए एक तरीके से। और 3 दिन बाद इनकी भी डेथ हो जाती है, इनके पिता की डेथ के बाद, ठीक है। तो 3 दिन के लिए राजा ये भी बनते हैं। फिर आते हैं किंग ज्ञानेंद्र, जो कि इनके कजन के बेटे हैं किंग ज्ञानेंद्र। किंग ज्ञानेंद्र जो थे, इनका भी कार्यकाल 2001 से लेकर के 8 तक चलता है, लेकिन इनके भी कार्यकाल में बहुत ही बड़े स्तर पर क्या होता है, जो डेमोक्रेसी को लेकर के मूवमेंट होते हैं वो चलाए जाते हैं। बाद में 2008 में बहुत ही बड़े स्तर पर, 2008 में नहीं, 2006 में ही समझिए, 2006 में ही क्या होता है, बहुत ही बड़े स्तर पर नेपाल में होते हैं मूवमेंट और राजा को ये बात माननी पड़ती है कि ठीक है भाई, हम जो हैं अपने देश में डेमोक्रेसी को लेकर के आएंगे। और 2008 में फाइनली नेपाल जो आपका है एक वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो मोनार्क का रूल था वो खत्म होता है, ठीक है। चलिए अब जानेंगे हम श्रीलंका की कहानी। देखिए श्रीलंका की कहानी क्या है। श्रीलंका की कहानी में डेमोक्रेसी और मिलिट्री रूल का कोई जगह नहीं है। यहाँ पर एक अलग ही दिक्कत थी जिसको बोला जाता है जातीय संघर्ष, ठीक है, जातीय संघर्ष। यहां पर देखिए जो आप श्रीलंका देखते हैं, श्रीलंका को मान लीजिए कि ये आपका श्रीलंका है, ठीक है, जो कि भारत के ठीक नीचे पड़ता है। तो जो ये वाला इलाका आप देखते हैं ना, ये वाला, ऐसे वाला, ये यहां पर जो है तमिल लोग रहते हैं, ठीक है। और जो ये लोग हैं वो सिंहली कह लीजिए या फिर आप सिंहाला कह सकते हैं। ये हो गया सिंहाला, सिंहाला, ठीक है। तो इस श्रीलंका में जो टापू वाला इलाका पड़ जाता है वहां पर तमिल लोग रहते हैं और जो बाकी मेजॉरिटी में है वो सिंहली लोग रहते हैं। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता ये है कि जो सिंहली लोग हैं वो मूल निवासी हैं और बहुसंख्यक में हैं, ठीक है। तो इनका ऐसा मानना था कि जो तमिल हैं वो हमारे देश के नहीं हैं। क्या नहीं है? वो हमारे देश के नहीं हैं और इस वजह से उनको कोई भी अधिकार नहीं देना चाहिए। किसको? तमिलों को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, एक तरफ है आपके सिंहालास, ठीक है, और एक तरफ है आपके तमिल्स, ठीक है। तमिल जो आपके हैं वो माइनॉरिटीज़ में हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज़। और ये जो है सिंहालास वो हैं आपके मेजॉरिटी में, यानी कि बहुसंख्यक में हैं। और ज़्यादातर में क्या होता है, जो श्रीलंका में सरकार चलती है वो इन्हीं की चलती है। किसकी? सिंहालास की, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में है और ये जो हैं ये माइनॉरिटीज़ में हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या कि सिंहाला लोग हैं, उन्होंने बोला कि तमिल तो हमारे देश के हैं नहीं। तमिल की एक बैक स्टोरी ये है कि जब श्रीलंका ब्रिटिशर्स के हाथ में था तब उसने क्या किया था कि तमिलनाडु से बहुत सारे लोगों को श्रीलंका लेकर के वो आए थे काम करवाने के लिए, और वही जो तमिल थे वो श्रीलंका में बस गए, ठीक है। और उन्हीं को उसी चक्कर में यहाँ पर बात चल रही है कि तमिल जो हैं वो हमारे नहीं हैं, वो दूसरे देश से आए हैं और इसीलिए इनको किसी भी टाइप के अधिकार नहीं देने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अधिकार का मतलब है इनको किसी भी टाइप की एजुकेशन नहीं देना, ठीक है। जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम चलती है उसमें इनको कुछ ना मिलना, आरक्षण वगैरह, रिजर्वेशन नहीं मिलना, कोई सीट वगैरह समझ लीजिए। इनका जो धर्म है, मोस्टली जो तमिल थे वो क्या कहते हैं, क्रिश्चियन धर्म के थे मोस्टली ज़्यादातर। तो इन सब चीज़ों को दरकिनार किया गया कि भाई हम इनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश के नहीं हैं, ठीक है। और इसी के साथ में जो सिंहली हैं उनके सपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें करेगी, जैसे कि श्रीलंका में एक धर्म को राजधर्म बना दिया गया और वो धर्म था बौद्धिस्ट, यानी कि बौद्ध धर्म। अब ये सब जब चीज़ें देखी गई कि सिंहलियों ने तमिलों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया, तो तमिल की तरफ से एक ग्रुप आके खड़ा होता है, ठीक है। और उस ग्रुप का नाम होता है LTTE, यानी कि लिबरेशन टाइगर तमिल इलम। ये जो ग्रुप है वो तमिलों की तरफ से सिंहलियों से लड़ेगा, ठीक है, अपने रक्षा के लिए। और लिट्टे का एक ही वो था, डिमांड थी कि जो तमिल हैं वो उनके लिए आप एक अलग देश दे दो, यानी कि जैसे कि भारत में
चलते हैं कुछ राज्यों में कि हमें नहीं रहना, हमें एक अलग देश ऐसा चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान एक देश बना अपना बाद में, तो वैसे ही लिट्टे ने क्या डिमांड करी भाई कि हमें भी आपके साथ नहीं रहना है और जो तमिल हैं उनको आप हमें क्या करो, एक अलग देश दे दो, यानी कि जो ये वाला हिस्सा बता रहा हूँ ना मैं आपको, इसकी उसने डिमांड करी। अब यहाँ पर बात क्या हुई कि जो लिट्टे था, ठीक है, लिट्टे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक उग्र संगठन है, हथियार वाला संगठन है, इसके पास खुद की नेवी हुआ करती थी, सोचिए खुद की नेवी, एयरफोर्स और बढ़िया बढ़िया हथियार। और ये किससे लड़ने लग गया, जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी उससे। बहुत सारे मतलब ये समझ लीजिए बहुत सारे लोगों को मारा लिट्टे ने। और लिट्टे की सेना में हुआ करते थे बच्चे, ठीक है, बच्चों को वो आगे कर देते, मिलिट्री कुछ कर नहीं पाती, मतलब जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है। और इस वजह से लिट्टे जो था वो काफ़ी उसने बहुत ही उत्पात मचाया, बहुत बड़े स्तर तक ये लड़ाई चली, संघर्ष। इस चीज़ को रोकने के लिए भारत ने भी समर्थन दिया। जब आपको पता होगा जब राजीव गांधी की सरकार थी तो राजीव गांधी की सरकार ने जो लिट्टे के हेड थे उनका नाम था प्रभाकरण, ठीक है, जो प्रभाकरण था उसको दिल्ली भी बुलाया था इस चीज़ से बातचीत करने के लिए। तो राजीव गांधी को बहुत सारे लोगों ने ये भी सुझाव दिया था कि प्रभाकरण यहाँ पर आया है, आप इसको बंदी बना लो भाई, इसको जाने मत दो, जेल में डाल दो। लेकिन राजीव गांधी ने ऐसा नहीं किया, उसको जाने दिया बातचीत करके, बातचीत बनी नहीं, तय नहीं हुआ। और कुछ समय बाद इन्हीं के से जुड़े हुए लोगों ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी 1990-91 के समय में, ठीक है, 1991 में असैसिनेट कर दिए जाते हैं राजीव गांधी। तो वो भी इसी का रीज़न था कि जो तमिल था या फिर जो लिट्टे था उसको ऐसा लग रहा था कि वो हमारे आंतरिक मामले में घुस रहा है, कौन, इंडिया, और इस वजह से राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। खैर, तो लिट्टे और सिंघली गवर्नमेंट के बीच में ये बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। लिट्टे की डिमांड कुछ थी यही कि हमें एक अलग राष्ट्र बनाने को दे दो, हम अपना अलग रहेंगे, और सिंघली जो थे वो इस चीज़ को मना कर रहे थे। तो सिंघली गवर्नमेंट और तमिल के बीच में, लिट्टे के बीच में लड़ाई बड़े बड़े स्तर पर चलती रही। लास्ट में एक बहुत बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया गया जो कि 2009 में चलाया गया, ठीक है। 2009 में फाइनली सेना ने क्या किया, सेना मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट है, ठीक है, सिंघली, उन्होंने प्रभाकरण को मार दिया। और इस तरीके से ये समझिए आप कि जो श्रीलंका है वहाँ का जातीय संघर्ष एक तरीके से खत्म हुआ, ठीक है। मतलब वो तो प्रभाकरण को मारा है आपने, लेकिन विचारधारा तो खत्म नहीं होती ना। आप, ऐसा होता है ना कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको उनकी विचारधारा के चक्कर में आप उनको हत्या कर देते हैं या फिर फांसी दे देते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा खत्म नहीं होती। तो ये अभी भी वहाँ पर है, लेकिन उतने बड़े स्तर पर नहीं है, ठीक है। खैर, तो 2009 में लिट्टे के हेड को मार दिया जाता है और फाइनली यहाँ पर एक तरीके से वहाँ पर जो पीस है वो आ जाता है। कुछ देश थे, स्वीडन और फिनलैंड हैं, जो नॉर्डिक देश हैं, उन्होंने भी श्रीलंका को काफ़ी समझाया बुझाया था कि जो आप हैं, ये जो जातीय संघर्ष चल रहा है इसको सही करिए, ठीक है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है MCQ इसके ऊपर, किस पे, श्रीलंका के ऊपर, कि वो कौन से देश थे जिन्होंने, नॉर्डिक देश, नॉर्डिक कहा जाता है उनको, ठीक है जो नॉर्डिक कंट्री थी ना, उनको लेकर के कहा जाता है कि वो कौन से देश है जिन्होंने उसमें सहायता करी ताकि इनके बीच में जो दिक्कतें चल रही हैं उसको ठीक करा जा सके। खैर, तो यही था आपका श्रीलंका का एथनिक, ठीक है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, जातीय संघर्ष, जो कि 2009 में खत्म हुआ। ओके, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट हुई बट कुछ मिला नहीं। यहाँ पर इंडिया की सेना भी गई थी 1980 के टाइम में, बट विदाउट अपने कुछ भी उसको प्राप्त हुआ नहीं जिस उद्देश्य से उसको भेजा गया। दिक्कत और ले ली, दिक्कत क्या, वही मतलब हमारे भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या भी हो गई इसी चक्कर में। खैर, चलिए, तो ये थी आपकी श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट। और वैसे डेमोक्रेसी में कोई दिक्कत नहीं है श्रीलंका की, तो डेमोक्रेसी हमें नहीं पढ़नी है। चलिए, अब बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की। इंडिया और पाकिस्तान साउथ एशिया के 2 इंपॉर्टेंट देश, और इन्हीं की वॉर सबसे ज़्यादा चलती रहती है। हमेशा आप कभी भी न्यूज़ चैनल खोलिए, आपको इंडिया पाकिस्तान से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ मिल जाएगा। रोज़ कुछ आतंकवादी देश में घुसते हैं, रोज़ कुछ हमारे सैनिकों को वो मार देते हैं, बहुत सारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चलता ही रहता है एक तरीके से। लेकिन आखिर इसकी जड़ क्या है, आखिर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है, तो हमें वो जाना। देखिए, सबसे पहले जो रीज़न है वो है आपका कश्मीर। कश्मीर को लेकर के दिक्कत क्या है कि जब भारत का बंटवारा हुआ था ना, तो उस बंटवारे में क्या बात चली थी कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो पाकिस्तान कहलाएगा, ठीक है। और रजवाड़ों से भी पूछा जाएगा कि भाई आपको पाकिस्तान के साथ जाना है या फिर इंडिया के साथ जाना है। अब जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका आप देखते हैं, जिसमें कश्मीर को आप देखते हैं ना, वो एक मुस्लिम इलाका है,
ठीक है। तो पाकिस्तान ये मान करके बैठा था कि कश्मीर तो हमको ही मिलेगा क्योंकि भाई मुस्लिम इलाका है, लेकिन जो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, वो ऐसा नहीं चाहते थे, ठीक है। उन्होंने मतलब बातचीत करी थी, इधर भी बात करते, इंडिया से भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान से भी बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन बातचीत बनी नहीं और ये सारी दिक्कत हरि सिंह की वजह से ही होता था। मतलब जब देश आपका आज़ाद हुआ था 14-15 अगस्त को, तो हरि सिंह से बातचीत करने गए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि बातचीत नहीं करनी है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और वही पेट का दर्द बाद में जाकर के एक सिर का दर्द बना दोनों देशों के बीच में, जो कि सर दर्द ये ख़त्म ही नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हरि सिंह ही थे जो जम्मू और कश्मीर को सही कर सकते थे। अगर वो उस टाइम ही मान जाते तो भारत का वो हिस्सा बन जाता। खैर अभी जम्मू कश्मीर के विवाद को सुलझाया तो इस तरीके से गया है कि जम्मू कश्मीर भारत का है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको लेकर, कश्मीर को लेकर के अभी भी पाकिस्तान दावा ठोकता है और उसको लेकर लड़ाई चलती रहती है। तो सबसे पहला कश्मीर का डिस्प्यूट तो आपका यही है, कश्मीर को लेकर के ही एक तरीके से लड़ाई चलती रहती है। और इसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 और 1965 वाली वॉर हुई थी, ठीक है। 47 वाली तो कश्मीर को लेकर के ही हुई थी। जो 71 वाली वॉर हुई थी वो बांग्लादेश को लेकर के वॉर हुई थी, जिसमें इंडिया ने ईस्टर्न पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। एक और वॉर हुई थी जो इसमें भी दिखाई नहीं गई है, वो बड़े स्तर पर नहीं हुई थी, वो कुछ इलाकों पर हमला हुआ था 1999 में, जिसको हम कहते हैं कारगिल वॉर, ठीक है। तो कश्मीर एक बहुत बड़ा विवाद का कारण रहा है। इसके अलावा एक और विवाद का कारण रहा है, वो है आपका क्या कहते हैं उसको, अभी मैं भूल रहा हूँ, कश्मीर हो गया, ठीक है, और एक सीमा विवाद कह लीजिए, ठीक है। सीमा विवाद एक हो जाएगा आपका आतंकवाद, हाँ सॉरी। तो आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है दोनों देशों के बीच में। आपने सुना होगा मोदी गवर्नमेंट एयर स्ट्राइक करती रहती है एक तरीके से, मतलब एक ही बार करी थी वो, तो वो आतंकवाद का ही जवाब देने के लिए होता रहता है। इसके अलावा बहुत सारे आतंकवादी भारत में गलत तरीके से घुस जाते हैं और भारत के बहुत सारे लोगों को मार देते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ खबर आती रहती है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान में वॉर देखने को मिलती रहती है। हालांकि इन दोनों देशों के बीच में बहुत बार पीस के भी एफर्ट डाले गए, ठीक है, लेकिन फिर भी पीस जो है उतने बड़े स्तर पर नहीं हो पाता है, ठीक है। दोनों जो देश हैं वो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया ने जब किया था परमाणु शक्ति संपन्न अपने आप को, इंडिया ने सबसे पहला जो अपना परमाणु परीक्षण किया था वो 1974 में किया था, ठीक है, और 1998 में अपना दूसरा सफल परीक्षण किया था परमाणु बम को लेकर के, और इसी के बाद ही पाकिस्तान ने भी कर लिया था 74 के बाद, ठीक है। तो साउथ एशिया के जो दो देश हैं वो ऐसा है। खैर अगर हम करंट स्टेटस देखें दोनों देशों के बीच में, तो अभी बातचीत जो है वो चलती रहती है दोनों देशों के बीच में। अभी जो भारत के विदेश मंत्री थे वो पाकिस्तान गए थे, ठीक है, और मतलब वही था, सार्क का समिट था, उसको लेकर के गए थे। तो चलती रहती है बातचीत पीस को लेकर के। और अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है ना, चैंपियंस ट्रॉफी जो आने वाली है 2025 में, जिसमें क्रिकेट होने वाला है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के पास पूरा होस्ट का है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करेंगे, तो अपने देश में करेंगे, यानी कि सभी खिलाड़ियों को जो भी चैंपियंस ट्रॉफी में है उनको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। लेकिन इंडिया ने क्या किया है, यहाँ पर मना कर दिया है कि इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। तो अभी भी देखिए आप जो स्थिति है वो कितनी ज़्यादा ख़राब है। हालांकि सिक्योरिटी रीज़न है अभी भी, मतलब सिक्योरिटी की वजह से इंडिया जो है पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। तो यही कुछ रीज़न है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंडिया एंड इट्स नेबर, यानी कि जो भी ये जो नेबर है हमारे, एक थे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इनके बीच में दिक्कतें कौन कौन सी है। देखिए जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश को भले ही हमने आज़ाद कराया और हमारे बीच में बहुत अच्छे संबंध भी हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। एक तो नदी के पानी को लेकर के दिक्कत है, मतलब व्यापार भी हमारा अच्छा है, हम उस देश को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन अभी की जो 2024 की जो वहाँ पे सरकार आई है ना, शेख हसीना के बाद वाली सरकार, अभी तो वहाँ पर मोहम्मद यूनुस जो हैं वो इंटरिम गवर्नमेंट को चला रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से इंडिया के रिश्तों में थोड़ी सी खटास आई है। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा है कि अभी की जो वहाँ की सरकार है वो इंडिया से अपने संबंध उतने अच्छे प्रभावी ढंग से नहीं चला रही है। शेख हसीना के टाइम पे काफ़ी अच्छे हमारे संबंध थे, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें हैं वाटर को लेकर के, रिवर वाटर को लेकर के काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर दिखी जाती है इंडिया और बांग्लादेश में। इसके अलावा इलीगल इमिग्रेशन, आपने हमेशा सुना होगा, रोहिंग्या वर्ड सुना होगा, ठीक है,
या फिर आपने बांग्लादेशी वर्ड सुना होगा। तो उधर की तरफ से बहुत सारे जो लोग हैं ना भारत में गलत तरीके से एंट्री कर लेते हैं और ये दोनों देशों के बीच में एक विवाद का कारण रहा है। हालांकि दोनों के देशों के बीच में व्यापार भी काफ़ी बढ़िया है। नेपाल की बात करें तो नेपाल में आप बिना किसी वीज़ा वगैरह के, बिना पासपोर्ट के आप एंट्री कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा है। लेकिन फिर भी नेपाल के जो संबंध है वो चाइना से काफ़ी बेहतर है, ठीक है। और ये इंडिया देखता है अपने एक थ्रेट के रूप में, क्योंकि इंडिया का जो दुश्मन है वैसे तो चाइना नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना हमारा दुश्मन माना जाता है। तो अगर दुश्मन जो है किसी हमारे दोस्त से दोस्ती करता है तो वो भी हमारा दुश्मन बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके है कि नेपाल के साथ भी कुछ दिक्कतें हैं। हालांकि नेपाल के साथ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि व्यापार हो गया और वही जो आपको एंट्री बताई कि नेपाल आप बिना किसी वीज़ा पासपोर्ट के जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी जो डिस्प्यूट है वो सिक्योरिटी को लेकर के है और एक है वाटर को लेकर के, मतलब पानी को। सिक्योरिटी वाला मतलब चाइना से आप जोड़ेंगे कि चाइना हमारा दुश्मन है और उससे दोस्ती कौन कर रहा है, नेपाल दोस्ती कर रहा है, जो कि इंडिया के लिए खतरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों देशों के बीच में दिक्कत और शांति के। अब श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका के साथ वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। मतलब सारे जो फैसले हैं इंडिया के पक्ष में ही लेता है श्रीलंका। लेकिन 1980 वाली जो घटना बताई मैंने आपको, जो राजीव गांधी वाली घटना बताई मैंने आपको, ठीक है, वो एक मतलब संघर्ष का मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलता है। जो तमिल्स के साथ वहाँ पर दिक्कत एक तरीके से चलती है, ठीक है। जो एथनिक इशू है ना तमिल वाला, जो तमिल को लेकर के वहाँ पर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, ओके। और भूटान के साथ देखें तो भूटान के साथ वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। भूटान भी एक बहुत अच्छा देश है और उसके जो संबंध हैं भारत से काफ़ी बेहतर है, ठीक है। लेकिन उसके साथ हमारी दिक्कत ये है कि उसकी भी जो दोस्ती है वो चाइना से बढ़िया तरीके से है और चाइना हमारा दुश्मन है, ठीक है। चलिए, तो यही था आपका इंडिया एंड इट्स नेबर में कि भारत के आसपास के जो देश हैं, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, ये सब जो देश हैं, इन देशों से शांति और संघर्ष के मुद्दे थे, ठीक है। जो आप ये मालदीव रह गया हमारा, मालदीव में क्या है कि पहले यहाँ पर जो सरकार थी वहाँ पर थी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी, MDP कहते हैं इसको। मालदीव जो था आपका वो 1968 तक एक सल्तनत था, 1968 तक एक सल्तनत हुआ करता था, राजा का शासन आप कह सकते हैं। 1968 के बाद यहाँ पर एक तरीके से डेमोक्रेसी आई थी, ठीक है। और मालदीव के साथ भी भारत के बहुत ही अच्छे संबंध हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि जो हमारे स्टार्स होते हैं, बॉलीवुड स्टार्स हो गए, फिर बहुत सारे जो लोग हो गए, जब वो कहीं बाहर विदेश घूमने जाते हैं ना तो वो सबसे पहले मालदीव जाते हैं, ठीक है। तो मालदीव को लेकर के हमारे संबंध काफ़ी बेहतर हैं, ठीक है। मत्स्य के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, ठीक है। और अभी के समय में मालदीव में जो सरकार आई है मुइज़ू की, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल है। जो मालदीव आपका देश है ना, वहाँ पर संसदीय राजनीति नहीं होती है, जो भारत में जैसे कि पार्लियामेंट है कि राष्ट्रपति फिर प्रधानमंत्री, ऐसा रूल मालदीव में नहीं है। मालदीव में रूल है प्रेसिडेंशियल, ठीक है। तो वहाँ पर जो अभी वाली जो सरकार आई है मुइज़ू वाली, इसके संबंध चाइना से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। और अभी तो करंट अफेयर्स अगर आप देखें तो अभी यहाँ के कुछ नेताओं ने, मालदीव के नेताओं ने इंडिया के खिलाफ बहुत सारी गलत बातें कर दी, जिससे हमारे संबंध बहुत ज़्यादा खराब हुए थे। आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जब ये वाले क्वेश्चंस आते हैं ना कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संघर्ष और शांति के मुद्दे बताइए, या फिर नेपाल के बीच में, या फिर भूटान के बीच में, तो आप इन बातों का ध्यान रखिए कि जो अभी के समय के जो मुद्दे होते हैं, जो करंट में चल रहे होते हैं, उनको लिखिए एग्जाम में, तो उसके जो नंबर होते हैं वो काफ़ी बढ़िया मिलते हैं। तो अभी मैंने आपको बहुत सारे जो इसमें मुद्दे बताए ना, जो शांति और संघर्ष के लिए, वो मैंने आपको करंट ही बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप पिछले भी लिख सकते हैं, पिछले आप लिखिए, अच्छी बात है, बट साथ में आप जो करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उनको भी लिखिए एग्जाम में, ठीक है। उससे काफ़ी बढ़िया इंप्रेशन बनता है मार्कशीट का, जो आपके नंबर बनेंगे, ठीक है। चलिए, मालदीव का संबंध भी चाइना से काफ़ी बेहतर है वैसे। अब बात करते हैं पीस एंड कॉपरेशन की पूरे साउथ एशिया में। तो पीस एंड कॉपरेशन को देखें पूरे साउथ एशिया की। अब इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं होगी, इंडिया चाइना की बात, सॉरी इंडिया नेपाल की बात नहीं होगी, अब बात होगी साउथ एशिया में जो 7 देश हैं उनके बीच में कैसा है कोऑर्डिनेशन। तो इन्होंने क्या कर रखा है, अपना एक रीजनल कॉर्पोरेशन बना रखा है जिसको बोलते हैं सार्क, यानी कि साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। यहाँ पर क्या आया, रीजनल, ठीक है। तो रीजनल फॉर्म करा गया एक तरीके से, मतलब रीजनल कॉर्पोरेशन अपना एक संगठन बनाया गया जो कि आपका 1985 में बनाया गया था, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में बताया जाता है, ठीक है।
और इसी के भीतर एक और बनाया गया सार्क के भीतर ही, वो है आपका साफ्टा, जो कि इन देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, यानी कि इनके बीच में जो ट्रेड वगैरह है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से हो, बिना किसी बैरियर के हो, टैक्स वगैरह अच्छा मिलेगा, मतलब कम लगाया जाए देशों के ऊपर, साउथ एशिया के देशों के ऊपर, ताकि ये देश आपस में मिलजुल करके ही रहें, और इन देशों पर कोई हमला वगैरह होता है, कोई दिक्कत आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए सार्क है। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो कहाँ गए थे, वो पाकिस्तान गए थे, ठीक है। तो पाकिस्तान में क्या हुआ था, वहाँ पर सार्क की मीटिंग थी, और इससे पहले वहाँ के बिलावल भुट्टो, जो बेनज़ीर भुट्टो से मैंने जिसका संबंध बताया था, बिलावल भुट्टो भारत आए थे, जो कि पाकिस्तान के हैं, ठीक है। तो सार्क ये सब काम करता रहता है एक तरीके से, मतलब कि देशों में जब ये सम्मेलन होते हैं तो हर एक देश के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं, और इससे थोड़ा सा मतलब शांति के लिए प्रयास किया जाता रहता है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान पर सार्क बहुत ध्यान देता है कि इनके जो इशू है उसको एक तरीके से ख़त्म किया जाए, जो टेररिज्म बढ़ रहा है एक तरीके से उसको ख़त्म किया जाए, कश्मीर वाला जो मुद्दा है उसको सही किया जाए एक तरीके से, ठीक है। इसके अलावा इन देशों में जो रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे व्यापार के लिए चीज़ें करी जाती हैं, एनवायरमेंटल प्रोग्राम चलाए जाते हैं। साउथ एशिया के देशों में जो गरीबी है, अशिक्षा है, इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सार्क काम करता है, ठीक है। सार्क एक संगठन है जिसमें ये सभी देश आते हैं, 7 जो बताए वो आते हैं, और आपका अफगानिस्तान भी आता है, ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान को बाद में जोड़ा गया था, इसको जोड़ा गया था 2007 में जोड़ा गया था, ये जो सार्क जो आपका संगठन बनाया गया ना इसमें। खैर ये चैप्टर जो हमारा था वो इतना ही था, ठीक है, और आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और चलिए इस चैप्टर से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द जियोपॉलिटिकल एक्सप्लेन द जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साउथ एशिया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, वो पूछ लिया इसने, साउथ एशिया जो है इसकी जो कंट्री है, मतलब इसमें जो जो कंट्रीज हैं उनके चैलेंजेस कौन कौन से हैं, तो बेसिकली साउथ एशिया के बारे में पूछा जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि डिस्कस द रोल ऑफ मिलिट्री इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, ठीक है, और एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी। तो पाकिस्तान में दिक्कतें थी कौन सी वाली, मिलिट्री की दिक्कत थी कि वहां पर क्या होता है, मिलिट्री का जो रूल होता है वो आता रहता है, और जिसकी वजह से काफी गहरा इंपैक्ट पड़ता है किस पर, डेमोक्रेसी पर। तो एक उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एनालाइज द कॉजेस ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका एंड द तमिल डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। तो श्रीलंका का जो जातीय संघर्ष है, ठीक है, तो श्रीलंका में सिंहली और तमिल आपस में लड़ते हैं एक तरीके से, और जो तमिल है उनकी अपनी डिमांड है, एक क्या चीज़ को लेकर के डिमांड है कि हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए, तो उसको लेकर के जो दिक्कतें हैं, मतलब बेसिकली आपको वो कॉन्फ्लिक्ट ही बताना है दोनों का, तो एक वो क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एग्जामिन द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट फोकसिंग ऑन कश्मीर एंड अटेम्प्ट एट पीस। तो इसमें आपको बताना है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के कौन कौन से मुद्दे रहे हैं, ठीक है, और मुद्दों के साथ साथ में आपको ये भी बताना है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसमें पीस लाने के लिए ऐसा करा गया है कि दोनों देशों में शांति के भी हिस्से या फिर शांति आ सके। अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया एंड चैलेंजेस फेस बाय इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल। तो अब यहाँ पर क्या पूछ लिया कि जो इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल को लेकर के पूछ लिया एक तरीके से कि यहाँ पर कौन कौन सी दिक्कत है और यहाँ पर डेमोक्रेसी कैसे इवेल्युएट हुई, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ 5 क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आ सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के अलावा। अब हम देखेंगे कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई बढ़िया सा चैप्टर है जिस पर आप चाहते हैं कि वह वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।